वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने पति को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ पड़ती है। ये बात एक सेंटेंस में बोलने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन इस मूवी में देखिए ये किस तरीके से होता है। कहानी की शुरुआत में हम एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कुछ जरूरी काम के सिलसिले में लंदन जा रही है। और यहाँ पर पता चलता है कि प्रतीक्षा अपने पति अरिट्रो से मिलने के लिए वहां जा रही है दोस्तों। और करीब 6 महीने के बाद वो अपने पति से मिलने वाली है, तो अंदर से बड़ी खुश होती है। प्लेन में काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो आखिरकार पहुंच जाती है लंदन, जहां उस एयरपोर्ट में वो अपने पति को कॉल लगाने लग जाती है। लेकिन काफी बार कॉल लगाने के बाद भी उसका पति उसका कॉल नहीं उठाता, तो वो मन ही मन बड़ी घबरा जाती कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा किया नहीं। मतलब अगर कभी भी प्रतीक्षा ने कॉल किया तो उसने तुरंत उठा लिया होता है। आखिर में वो खुद ही थक हार कर अरिट्रो से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है, जहाँ पहुंचने पर प्रतीक्षा को अरित्रो के घर के अंदर हेजल नाम की औरत दिखाई देती है। और हेजल के जरिए पता चलता है कि अरित्रो तो कुछ दिन पहले ही अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। तो प्रतीक्षा बड़ी शॉक होती है कि ऐसे कैसे, वो गया तो गया कहाँ। अब उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। इसी चक्कर में धीरे धीरे रात हो जाती है, और इतनी रात में प्रतीक्षा का एक अनजान शहर में बाहर घूमना किसी खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए वो एक होटल में जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि अरित्रो गया तो गया कहाँ, वो भी मुझे बिना ऐसे बताए। इससे एक चीज तो पता चलती है कि प्रतीक्षा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है दोस्तों। अब यहाँ से मूवी जाती है पास्ट में, जहाँ हमें पास्ट में प्रतीक्षा और अरित्रो के बारे में दिखाया जाता है। इनकी नई नई शादी हुई है, जिस वजह से अरित्रो और प्रतीक्षा अंदर से बड़े खुश होते हैं। उन दोनों के परिवार वाले भी शादी से बड़े खुश होते हैं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि शादी के 6 महीने के बाद ही वो अरित्रो से दूर हो जाएगी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं प्रतीक्षा को, जो कि इस होटल के मैनेजर के पास कुछ जरूरी काम से मदद मांगने जाती है। असल में वो मैनेजर के पास अपने फोन नंबर का इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करने के लिए गई थी, ताकि वो अपने फोन नंबर के जरिए अपने घर वालों से बात कर सके। तो मैनेजर भी उसकी बात मानकर इंटरनेशनल रोमिंग में ट्रांसफर करने की बहुत कोशिश करने लग जाता है। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी दोस्तों वो नंबर ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। प्रतीक्षा और परेशान कि एक पति नहीं मिल रहा, ऊपर से घर वालों से भी बात नहीं हो पा रही है। इसीलिए वो एक लोकल कॉल बूथ में अपनी मम्मी से बात करने जाती है। कुछ देर बात होती है, फिर कॉल काट देती है। इसी बीच प्रतीक्षा श्याम नाम के एक अंकल को भी कॉल करती है, जहाँ कॉल पर वो श्याम से कहती है कि क्या वो जेल में ठीक है। श्याम भी कहता है कि वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन जेल में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये दोनों किसकी बातें कर रहे हैं दोस्तों पता नहीं, आगे पता चलेगा। मूवी वापस से पास्ट में जाती है, जहां हम पास्ट में अरित्रो और प्रतीक्षा को देखते हैं साथ में आपस में बड़ी बातें हो रही होती है। बातों ही बातों में अरित्रो प्रतीक्षा को अपने माँ बाप के बारे में बताने लग जाता है, और यहाँ पर पता चलता है कि बचपन में ही उसके मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मर गए थे, जिस वजह से वो पूरी लाइफ अकेला जिया। अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अरित्रो के मॉम डैड की मौत के पीछे की जो असली वजह है वो कोई और नहीं बल्कि अरित्रो के चाचा जी थे, और ये सब कुछ अरित्रो के चाचा जी ने जमीन के लालच में आकर किया था। आगे चलकर ये बात अरित्रो को पता चलती है, तो उसको भी अपने चाचा से नफरत होने लग जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था ना कि मेरा चाचा ये हरकत कर बैठेगा, वो भी जमीन के लिए। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी वो डायरेक्ट अपने चाचा से कुछ नहीं कहता, और जब ये बातें अरित्रो बता रहा होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसको देखकर प्रतीक्षा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। कहती है तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब हम साथ में रहेंगे हमेशा। तो इस तरह अरित्रो को भी लगता है कि चलो मेरे साथ लाइफ बिताने के लिए कोई बढ़िया लड़की आ गई है। दोनों बड़े खुश हैं। अब यहाँ से सीधे प्रेजेंट में आ जाइए, प्रतीक्षा को देखते हैं जो कि रात के समय अपने कमरे में आराम कर रही है। लेकिन फिर अचानक से ना कोई आदमी जोरों से उसके गेट का दरवाजा खटखटाने लग जाता है, जिसको सुनते प्रतीक्षा अंदर से और घबरा जाती है। लगता है जैसे कोई चोर कमरे में घुस आया, तो वो डर के मारे सीधे चुपके से वॉशरूम की तरफ जाने लग जाती है। मगर जैसी प्रतीक्षा उस वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, वहाँ अरित्रो की लाश पड़ी होती है दोस्तों, और ये देखकर वो बिल्कुल सदमे में चली जाती है। उसकी नींद पूरी तरह खुल जाती है, उसको यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे। बेचारी पहले तो बहुत ही ज्यादा रोती है, मतलब एकदम से जैसे पहाड़ पड़ता है ना ऊपर, ऐसा हो गया था। लेकिन फिर पता चलता है ये उसका सपना था। हाँ, बहुत ही भयानक सपना था दोस्तों, इसलिए वो फिर से याद करके बहुत रोती है कि कहाँ गया होगा। अगली सुबह वो दोबारा से अरित्रो की तलाश करती है। इसी बीच रास्ते में जाते समय उसकी मुलाकात आयशा नाम की लड़की से होती है, और यहाँ पर पता चलता है कि आयशा भी इंडिया से यहाँ पर आई है पैसे कमाने के लिए। तो दोनों बैठकर काफी बातें करती हैं। बातों ही बातों में प्रतीक्षा उसको अपनी परेशानी के बारे में भी बता देती है कि मेरा पति नहीं मिल रहा। तो आयशा को भी बहुत बुरा फील होता है उसके लिए, और वो कहती है कि चलो मैं कुछ मदद कर सकूं तो कर सकती हूँ तुम्हारी। यहाँ से मूवी जाती है वापस पास्ट में, जहाँ पास्ट में प्रतीक्षा के बचपन के बारे में दिखाया जाता है। और वहीं दोस्तों प्रतीक्षा के डैड को भी देखते हैं, जिनका नाम है मोहन। वो अपने परिवार को खुश रखने के लिए बहुत सारे पैसे कमाना चाह रहा था, इसीलिए पैसे कमाने के लिए वो जुर्म की दुनिया का सहारा लेता है। इस तरह गलत काम करके काफी सारे पैसे कमाने भी लग जाता है। लेकिन जब ये बात मोहन की वाइफ नेहा को पता चलती है, तो नेहा अपने पति पे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है।
बहुत समझाने की कोशिश करती है उसको कि ये काम ठीक नहीं है, लेकिन नेहा की बातों पे मोहन को कोई असर नहीं होता। फिर धीरे धीरे मोहन की असलियत के बारे में सभी गांव वालों को पता चल जाता है, जिससे पूरे गांव में दोस्तों मोहन के परिवार की बहुत ही बेइज्जती होने लग जाती है। और यहाँ तक कि सभी गांव वाले मोहन के परिवार से बात करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी आदमी एक गुंडे के परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहता है। इसी वजह से मोहन के कारण उसके परिवार को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। अब ये मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम प्रेजेंट में प्रतीक्षा और आयशा को देखते हैं, जो कि पहले अरित्रो के ऑफिस का पता लगाते हैं, फिर वहां जाकर पूछताछ करते हैं अरित्रो के बारे में, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर और पूछताछ करने के बाद एक आदमी से ये पता चलता है कि अरित्रो तो 12 दिन पहले कुछ जरूरी काम से ऑफिस छोड़कर बाहर चला गया था, उसके बाद वो कभी आया नहीं। प्रतीक्षा और हैरान कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर किस वजह से गया होगा अरित्रो। अब आगे वो अपने मोबाइल को दोस्तों दोबारा से एक्टिवेट कराने के लिए जाती है वहाँ पे, मतलब जो भी रोमिंग का मामला था उसको सही करने के लिए, लेकिन वहाँ भी वो काम नहीं होता। प्रतीक्षा को खाली हाथी वापस आना पड़ जाता है। अब वहाँ बातों ही बातों में आयशा उसे कहती है कि आखिर तुम सबसे पहले अरित्रो से मिली कब थी। फिर वो अपनी पहली मुलाकात के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है, और यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे, एक दूसरे को पहली नजर में पसंद करने लग गए थे दोनों। फिर उनकी शादी करवा दी जाती है परिवार की सहमति से। यहाँ से मूवी जाती है पास्ट में दोस्तों, जहाँ हम पास्ट में नेहा को देखते हैं, जो कि अपने पति की हरकतों से यानी मोहन की हरकतों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको नहीं पसंद था कि मोहन गलत काम करे। तो वो गुस्से में आकर मोहन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने लग जाती है। हालांकि मोहन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद वो कोई भी बात नहीं मानती दोस्तों। आखिर में प्रतीक्षा को साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। कुछ सालों के बाद नेहा एक दूसरे आदमी के साथ शादी कर लेती है और शादी के बाद अपने नए पति के साथ एक अलग लाइफ गुजारती है। मगर वहीं दूसरी तरफ प्रतीक्षा अपनी मॉम की दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहकर भी अपने पापा को नहीं भुला पा रही थी, जिस कारण उसको अपने पापा बार बार याद आते रहते थे, रोती थी वो। इससे एक चीज तो क्लियर है कि वो अपने पापा से बहुत ही प्यार करती थी, भले उसके पापा कैसा भी हो। प्रेजेंट में दोस्तों आयशा उसके साथ बैठकर बातें कर रही होती है। कुछ देर बात करने के बाद आयशा अपने घर वापस जाने की सोचती है, लेकिन इससे पहले वो प्रतीक्षा को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे मदद मांगने के लिए कॉल कर सकती हो। इसके बाद वो चली जाती है। अब यहाँ से मूवी जाती है पास्ट में, जहाँ में प्रतीक्षा के नए पापा के बारे में दिखाया जाता है, जिनका नाम है रघु। अब रघु स्वभाव से तो बहुत ही खड़ूस किस्म का है दोस्तों, साथ ही उसको पहले से प्रतीक्षा पसंद नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि मैं किसी दूसरे के बच्चे को अपने पास नहीं रखूंगा, जिस वजह से वो हर समय प्रतीक्षा की मॉम के सामने प्रतीक्षा की बहुत ही बेइज्जती करता है। यहाँ तक कि बेचारे की पढ़ाई वगैरह भी बंद करवा देता है, और नेहा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती रघु का। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी प्रतीक्षा कभी भी हार नहीं मानती, बल्कि पूरी हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में कामयाबी मिलती है। जिसके बाद दोस्तों हम प्रेजेंट में प्रतीक्षा को देखते हैं, जो कि अंदर से अभी भी उदास बैठी हुई है, क्योंकि ना पति मिल रहा है ना कुछ और हो रहा है, कहीं से भी कोई बढ़िया रास्ता उसको नजर नहीं आता कि कहीं से कोई लीड मिले। इसी बीच वहाँ पे श्रीकांत नाम का एक आदमी अचानक से प्रतीक्षा के बाजू में बैठ जाता है, जो दिखने में किसी भिखारी से कम नहीं लगता और बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है बैठ के। तो प्रतीक्षा भी समझ जाती है कि जरूर दिमागी प्रॉब्लम होगी इसको कोई, इसलिए वो उसकी हरकतों को देखकर वहां से उठकर जाने लग जाती है। लेकिन तब वो कहता है कि रुको, मैं जानता हूँ कि तुम मुसीबत में हो और मैं मुसीबत से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन प्रतीक्षा उसकी बात नहीं मानती, सोचती है पागल है, कुछ भी बक रहा है, और आखिर में वो उसकी नजरों से दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों वो खुद भी बहुत अकेला अकेला फील करती है कि मैं करूं क्या, पर किसी को जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे, उसके पास पैसे भी नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में आयशा का ख्याल आता है। आयशा ने अपना कार्ड दिया था ना उसको, तो वो जाती है आयशा के पास और कहती है, क्या मैं अरित्रो के मिलने तक तुम्हारे पास रह सकती हूँ, तुम्हारे घर में? तो आयशा भी उसको इजाजत दे देती है घर पे रहने के लिए। यहाँ पर प्रतीक्षा को थोड़ा फील होता है कि चलो कोई तो अपना मान रहा है मुझे इस देश में। लेकिन वो घर में ऐसे खाली नहीं रहती दोस्तों बैठी भी, वो पूरा काम करती है आयशा के साथ, ताकि आयशा को भी ये ना लगे कि मतलब ऐसे बैठ बैठ के खा रही है। धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अरित्रो की याद प्रतीक्षा को अभी भी खाई जाती है। उसका मन मतलब कभी भी खुश नहीं होता, बस बार बार अरित्रो की याद उसके दिमाग में बैठी रहती है। लेकिन वो करे तो करे क्या, कहाँ से ढूंढेगी इतने बड़े देश में अपने पति को। ऐसे ही एक रात के समय प्रतीक्षा और आयशा एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते समय आयशा उसको अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाती है, और यहाँ पर पता चलता है कि आयशा भी शिव नाम के एक लड़के से बहुत ही प्यार करती थी, जो कि लंदन में रहता था। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, और जैसे ये बात आयशा के मॉम डैड को पता चली तो वो मना कर देते हैं शादी करने से। लेकिन आयशा ने अपनी मॉम डैड की एक नहीं सुनी और आखिर में दोनों ने भागकर शादी कर ली। मगर दोस्तों आयशा ये बात नहीं जानती थी कि शिव से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि शादी के कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों में लड़ाई हो गई, जिससे उन दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाता है।
दोनों एक दूसरे को देखकर और परेशान हो जाते थे। ऐसी नौबत आ गई थी। बस आयशा फिर आखिर में शिव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आ जाती है। उसके बाद यहीं अपनी जिंदगी लंदन में गुजारने लग जाती है। आयशा की ये दुख भरी कहानी सुनने के बाद प्रतीक्षा को भी फील होता है बुरा, क्योंकि वो जानती है कि यार क्या कंडीशन है उसकी। अगली सुबह की बात है। प्रतीक्षा कुछ जरूरी काम के सिलसिले में हेजल से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है और वहाँ उससे अरित्रो के बारे में पूछताछ करती है। उसे उम्मीद रहती है कि जरूर हेजल कुछ बता देगी। और यहाँ पर फिर बात करते समय हेजल के जरिए एक लड़की का नंबर मिलता है जो कि अरित्रो को बहुत ही अच्छे से जानती थी। हेजल ये भी कहती है प्रतीक्षा को कि वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत और लंबी भी है, यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे बाल भी हैं। तो वो इस तरह हेजल की बातों को अपने दिमाग में बैठा लेती है कि ये उसके फीचर्स हैं लड़की के। कुछ देर के बाद वो चल जाती है अपने घर। यहाँ से दोस्तों मूवी जाती पास्ट में, जहाँ हम रात के समय प्रतीक्षा और अरित्रो को देखते हैं जो कि आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरित्रो उसे कहता है कि देखो मैं कुछ दिनों में लंदन वापस जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तो प्रतीक्षा उदास तो होती है दोस्तों, लेकिन फिर सोचती चलो काम है, जाना तो पड़ेगा ही। एक्चुअली वो तो बहुत प्यार करती है ना अरित्रो से, तो उसके बिना रह नहीं पाती एक पल भी। तो वो भी जिद करती है वैसे कि मुझे भी लंदन लेके चलो। तो अरित्रो यहाँ पे उससे वादा कर लेता है कि ठीक है तुम्हारा वीजा बनते ही मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। जिसको सुनकर प्रतीक्षा और खुश, और इसी खुशी के मारे वो गले लग जाते हैं। दोस्तों मूवी जाती प्रेजेंट में, जहाँ प्रेजेंट में प्रतीक्षा को देखते हैं जो कि आयशा के साथ एक रेस्टोरेंट में है। वो आयशा से कहती है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या अरित्रो को ढूंढने का। तो फिर आयशा दोस्तों अरित्रो का नंबर साइबर सिक्योरिटी के पास भेज देती है ताकि वो लोग उस नंबर के जरिए लोकेशन को ट्रैक कर पाए। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी साइबर ऑफिस वाले नहीं कर पाते कुछ भी। हर बार वो फेल हो रहे होते हैं। प्रतीक्षा के पास जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती है। बेचारे की उम्मीद धीरे धीरे करके टूटती जाती है। कुछ देर के बाद दोस्तों वो रोड पर कहीं जा रही होती है और अचानक से ना उसकी नजर श्रीकांत पे पड़ती है जो कि रोड के बाजू में बैठ के भीख मांग रहा होता है। अब उसको देखकर पता नहीं क्यों लेकिन प्रतीक्षा के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। सोचती है कि चलो इससे पूछ लेती हूँ। वो जाती है उसके पास मदद मांगने के लिए और अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा श्रीकांत को, वो उसकी बात सुनने के बाद तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जो भी मुसीबत में हो उसकी मदद करना। तो वो श्रीकांत से बहुत सारे सवाल पूछती है अरित्रो के बारे में। एक एक करके वो भी जवाब दे रहा होता है। कुछ देर सवाल पूछने के बाद वो कहता है कि देखो प्रतीक्षा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहने के बाद वो घर की ओर निकल पड़ता है और यहाँ से जाती मूवी पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं मोहन को। और मोहन तो अपनी बेटी के बगैर एक पल भी नहीं रह पाता था। साथ ही प्रतीक्षा भी अपने पापा से बिछड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जिस वजह से मोहन प्रतीक्षा को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस लेके जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात नेहा को पता चलती है तो वो तुरंत मोहन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस गुस्से में वो कर देती है उसकी कंप्लेंट। फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है पकड़ के। और इस तरह मोहन चाहकर भी नेहा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तब से दोस्तों आज तक वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। बेचारी प्रतीक्षा को भी अपने पापा की जेल में जाने से बड़ा दुख होता है। वो भी कुछ नहीं करा पाती अपने पिता को आजाद। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं आयशा को, जो कि रात के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ बार में पार्टी करने के लिए जाती है। वो अपने साथ प्रतीक्षा को भी लेके जाती है बार में। सभी मिलकर बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ ही पूरी तरह से नशे में धुत भी हो जाते हैं। लेकिन प्रतीक्षा उसके सामने पीने से मना कर देती है आयशा के सामने, क्योंकि आज से पहले उसने कभी पी नहीं है। तो वो चुपचाप बार से बाहर आ जाती है। इससे पता चलता है कि वो एक शरीफ घर की लड़की है दोस्तों। उसके मॉम डैड ने कभी भी उसको ये नहीं सिखाया कि ये काम करो। कुछ देर के बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही प्रतीक्षा तो फौरन अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो थक चुकी थी भाग दौड़ कर करके। अगली सुबह वो दोबारा से उसी श्रीकांत से मिलने के लिए जाती है। पहले तो वो उसके साथ बैठकर थोड़ा ऐसे ही मतलब नॉर्मल बातें करती है और बातों ही बातों में श्रीकांत उसको एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाता है, जिसके साथ काफी साल पहले कुछ दरिंदों ने बहुत ही गलत काम किया था और आखिर में उन दरिंदों ने उस बच्ची को बड़ी बेरहमी से मार भी डाला था। दोस्तों अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत की पोती राधा थी। बेचारा अपनी पोती से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन इसके बावजूद वो चाहकर भी अपनी पोती की जान नहीं बचा पाया। आखिर में उसकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर उसकी पोती की मौत हो गई। ये सारी चीजें बताते बताते उसकी आंखों में पूरी तरह से आंसू आ जाते हैं। प्रतीक्षा भी जल्दी से उसको सहारा देती है, उसके दुख को अच्छे से समझ लेती है। इस तरह प्रतीक्षा का सहारा पाकर श्रीकांत को भी मन में थोड़ा सुकून मिलता है। अब आगे श्रीकांत प्रतीक्षा को अपने साथ एक बहुत पुराने बुक स्टोर में लेके जाता है, जहाँ अरित्रो अक्सर बुक खरीदने के लिए आया करता था और यहाँ उस स्टोर के ओनर भी उसको काफी टाइम से जानते थे। तो वो ओनर से अरित्रो के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि आखिरी बार अरित्रो एक लड़की के साथ मेरे स्टोर में आया था, जो कि दिखने में बड़ी खूबसूरत थी और छोटी हाइट की लड़की थी। प्रतीक्षा अंदर से बड़ी हैरान, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा हेजल ने तो प्रतीक्षा से ये कहा था कि वो लड़की दिखने में खूबसूरत थी लेकिन लंबी थी, जबकि शॉप का ओनर बोल रहा है खूबसूरत तो थी लेकिन दिखने में छोटी थी। अब प्रतीक्षा सोच में पड़ जाती है कि आखिर उन दोनों में से किसकी बात सच है। यही सोच सोच कर उसका दिमाग खराब होते जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो आयशा के घर पे वापस आ जाती है। उसको घर पे काफी सारे लोग बैठे दिखाई देते हैं। असल में वो सभी लोग उसके फ्रेंड्स थे आयशा के,
और बढ़िया जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। फिर आयशा प्रतीक्षा को पार्टी में सारे लोगों से मिलवाने लग जाती है, लेकिन प्रतीक्षा को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो आयशा के घर से बाहर आ जाती है। आगे ना जब वो रोड पे कहीं जा रही होती है तभी उसको रोड के पास श्रीकांत बैठा हुआ दिखाई देता है। फिर से उसके साथ बैठकर काफी बातें करने लग जाती है वो, और बात करने के बाद श्रीकांत उसको अपना घर दिखाने के लिए लेके जा रहा होता है। लेकिन इतने में क्या होता है कि अचानक से कार में कुछ लोग आकर प्रतीक्षा और श्रीकांत पे फायरिंग करने लग जाते हैं। फायरिंग यार, दोनों की हालत खराब हो जाती है और घबराहट के मारे वो दोनों किसी सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। और श्रीकांत ये सब देखकर अच्छे से समझ जाता है कि जरूर कोई आदमी प्रतीक्षा की जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसको अपने घर लेकर जाने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों वैसे भी प्रतीक्षा का घर से बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं था। और जैसे ही वो श्रीकांत के घर पे पहुंचती है तो उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ा खाली बोट पड़ा हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो बोट ऐसी है दोस्तों, लेकिन वो श्रीकांत का घर है जिसके अंदर वो काफी सालों से रहता है। लेकिन प्रतीक्षा तो हैरान होती है कि अच्छा तुम यहाँ पे रहते हो। फिर वो लेके जाता है उसको बोट के अंदर। बोट में रहने के लिए सभी चीजें पहले से मौजूद होती हैं और वो पूरी तरह से उसको कह देता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, मैं भला आदमी हूँ। अब दोस्तों वो रात को वहाँ पे सोई रही होती है कि अचानक से उसको अजीब सी आवाज आती है। उसकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है। वैसे वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि श्रीकांत की थी, जो उसके बाजू में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। एक्चुअली क्या है, उसको पीने की बहुत ही आदत है, हर समय पीता रहता है। इसलिए वो श्रीकांत से कहती है कि आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते। फिर वो अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है। और यहाँ पर पता चलता है कि श्रीकांत को हमेशा से नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत ही शौक है दोस्तों। और इसी शौक के चलते वो अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता था। इसीलिए अब इस सफर में श्रीकांत के सामने काफी मुसीबतें भी आई, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और डटकर सभी मुसीबतों का सामना किया। तो इस तरह की बातें सुनने के बाद प्रतीक्षा के अंदर भी काफी हिम्मत आती है और वो अरित्रो को पता लगाने में अभी भी पूरी कोशिश करती है। अब अगले दिन श्रीकांत आयशा से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है और प्रतीक्षा ने ही श्रीकांत को भेजा हुआ है आयशा के घर, ताकि वो अपना सूटकेस उसको दे दे। मतलब आयशा प्रतीक्षा का सूटकेस श्रीकांत को दे दे। वो भी दे देती है दोस्तों। श्रीकांत भी उसको लेकर अपने घर वापस आ जाता है। तो जब प्रतीक्षा उसे खोलती है ना, उसके अंदर एक चिट्ठी रखी होती है जिसके ऊपर गो बैक होम लिखा होता है। प्रतीक्षा बड़ी शॉक, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चिट्ठी मेरे सूटकेस में डाली किसने। तो श्रीकांत कहता है कि जरूर ये चिट्ठी आयशा ने तुम्हारे बैग में डाली होगी। उसको तो इस बात का शक होता है कि जरूर आयशा भी उन गुंडों से मिली हुई होगी जिन्होंने इन पे हमला किया था। इसलिए श्रीकांत को प्रतीक्षा की बहुत ही ज्यादा चिंता होती है कि कहीं कुछ हो न जाए बेचारी के साथ। इसलिए वो क्या करता है दोस्तों, उसको अब और सेफ जगह पे लेके जाने लग जाता है, क्योंकि श्रीकांत का घर भी सेफ नहीं है उतना। यहाँ पर पता चलता है कि श्रीकांत प्रतीक्षा को अपने साथ बेला नाम की एक आंटी के घर पे लेकर जा रहा है। असल में श्रीकांत और बेला एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, इसीलिए काफी देर सफर करने के बाद वो बेला के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन घर जाने से पहले श्रीकांत उसको समझाते हुए कहता है कि तुम बेला को अपनी मजबूरी के बारे में बता देना, तो देखना वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। तो वो भी कह देती है बेला से कि मेरे पति कहीं गुम हो गए, मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ गए, और क्या उनके मिलने तक मैं आपके घर में रह सकती हूँ, तब तक मैं कोई काम भी ढूंढ लूंगी। तो बेला भी खुशी खुशी प्रतीक्षा को अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है, क्योंकि दोस्तों बेला उसकी मजबूरी को समझ जाती है अच्छे से। दूसरी तरफ हम आयशा को देखते हैं, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ एक नए घर को देखने के लिए आई हुई है। और घर देखने के टाइम घर की जो डीलर है वो आयशा को बताती है कि पता है आपको, आपसे पहले अरित्रो नाम का आदमी इस घर को देखने के लिए आया था, लेकिन लेने से पहले कहीं गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चले गया। आयशा बड़ी शॉक होती है सुनने के बाद। उसको लगता है कि जरूर ये डीलर अरित्रो के बारे में और भी चीजें जानती होगी, इसीलिए वो अरित्रो के बारे में जांच पड़ताल करने लग जाती है। अब इसी बीच हम प्रतीक्षा को देखते हैं, जो कि अपने अंकल से कॉल पे बात कर रही होती है। उसके अंकल उसको खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा आज जेल से आजाद हो चुके हैं। प्रतीक्षा बड़ी खुश होती, क्योंकि वो अपने पिता मोहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है दोस्तों। उसके अंकल कॉल पे मोहन की बात भी उससे करवा देते हैं, और इतने सालों के बाद अपने पिता से बात करने के बाद उसे बड़ा सुकून मिलता है। अब हम देखते हैं श्रीकांत को, जो कि रोड के पास खड़े होकर गिटार बजा रहा है। तभी आयशा उसके पास आती मिलने के लिए। वो तो प्रतीक्षा के बारे में पूछने आई थी उसके पास, लेकिन वो बिल्कुल भी बताने से मना कर देता है प्रतीक्षा के बारे में, और इस तरह आयशा बिना उसके बारे में जाने चली जाती है वहाँ से। आयशा के जाने के बाद दोस्तों श्रीकांत तुरंत प्रतीक्षा को कॉल करके उसे बता देता है कि आयशा तुम्हारे बारे में मुझसे पूछने के लिए आई थी, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से रहो। और प्रतीक्षा भी श्रीकांत की बातों को अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठा देती है। दोस्तों ये सब कुछ जो भी श्रीकांत कर रहा है सिर्फ प्रतीक्षा की सुरक्षा के लिए कर रहा है, ताकि बेचारी को आगे चलकर कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अब जब श्रीकांत प्रतीक्षा से बात करने के बाद अपने घर जा रहा होता है ना, उसी टाइम एक अनजान आदमी उसका पीछा करने लग जाता है।
लेकिन श्रीकांत को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं होती। रात के समय फिर हम बेला को देखते हैं जो हेनरी नाम के आदमी से कुछ जरूरी बात कर रही होती है और यहाँ पर पता चलता है कि बेला हेनरी से प्रतीक्षा की जॉब के सिलसिले में कुछ बातें कर रही है, क्योंकि बेला ये बात बहुत ही अच्छे से जानती थी कि सिर्फ हेनरी ही इस मामले में प्रतीक्षा की मदद कर सकता है, जिस वजह से वो बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि प्रतीक्षा के लिए कुछ जॉब वगैरह देख लो। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद हेनरी भी प्रतीक्षा को अपने हॉस्पिटल में जॉब दिलाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि हेनरी वहाँ पे काफी टाइम से काम कर रहा है तो वो बात वगैरह कर लेगा आगे। बेला भी बड़ी खुश होती है कि चलो तुमने मेरी बात मान ली। वहीं दोस्तों बेला प्रतीक्षा को भी हेनरी से मिलवा देती है और कहती है कि तुम्हें सुबह हेनरी के साथ उसके हॉस्पिटल में जॉब की बात करने के लिए जाना है, तो तैयार हो जाती वो भी। अगली सुबह हम देखते हैं इनको हॉस्पिटल में, जहाँ हेनरी की सिफारिश पर उसको काम मिल जाता है। दोस्तों बड़ी खुश होती है कि चलो कुछ नहीं है, कम से कम 2-4 रुपए तो आएंगे। फिर हम दोस्तों आयशा को देखते हैं जो कि प्रतीक्षा को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और वो प्रतीक्षा को वही सारी बातें बताती है जो उस डीलर ने बोली थी कि वो घर देखने के लिए आया था लेकिन गायब हो गया। हालांकि उसके बाद तो ज्यादा कुछ पता नहीं चला उसका, लेकिन इतनी बात तो पता चल गई वो घर देखने के लिए आया था। और जब ये बात कर ही रहे होते हैं ना, तभी प्रतीक्षा को उस चिट्ठी की याद आती है जो उसको अपने सूटकेस में मिली थी। फिर वो उस चिट्ठी के बारे में आयशा से कहती है, तो आयशा कहती नहीं यार, मैंने तो वो चिट्ठी नहीं डाली तुम्हारे बैग में। प्रतीक्षा बड़ी हैरान कि फिर कौन हो सकता है जिसने वो चिट्ठी डाली होगी मेरे बैग में। अब इस बात का पता लगाने के लिए वो श्रीकांत के पास जाने लग जाती है, जहाँ पहुंचने पर श्रीकांत के जरिए उसे ये बात पता चलती है कि वो चिट्ठी उसके सूटकेस में किसी और ने नहीं बल्कि खुद श्रीकांत ने रखी थी। असल में दोस्तों ये सारी चीज श्रीकांत उसकी जान बचाने के लिए ही कर रहा था। वो सोच रहा था बेचारी अपने घर चली जाएगी तो जिंदा रहेगी, वो नहीं चाहता था कि गुंडे उसके पीछे पड़े उसको मार डालें। तो ये सारी बातें जानने के बाद अंदर से बेचारी इमोशनल हो जाती है कि मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं श्रीकांत। कह देती है वो, देखो आप इतनी भी चिंता मत करो मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब वो थोड़ा पॉजिटिव वे में कहती है। इतना कहने के बाद वो जा रही होती है वहां से, लेकिन तभी उसके फोन पर अरित्रो के मैसेज आ जाते हैं। दोस्तों उसके मैसेजेस को वो पढ़ने लगती है और वो मैसेज पढ़ने के बाद हैरान बिल्कुल पूरी तरह से। यहाँ पर पता चलता है कि कुछ महीने पहले अरित्रो एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी में काम किया करता था और जब अरित्रो को प्रतीक्षा के लंदन में आने की खबर मिली तो वो अंदर से बड़ा खुश हो गया था। उस समय खुशी के मारे ही वो उसके लिए नया घर लेने का फैसला किया था कि नए घर लूंगा, वहां पे रहेंगे साथ में। लेकिन इसी बीच मार्केट में एक नई कंपनी आती है जिसका नाम लूका होता है और दोस्तों वो कंपनी के आते ही मार्केट में धीरे धीरे सभी कंपनी बंद होने लग जाती है, जिस वजह से सभी कंपनी के ओनर्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। अब इसी बीच हम विलियम नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं और विलियम भी लूका कंपनी से बहुत ही ज्यादा तंग आ गया है दोस्तों, क्योंकि लूका कंपनी के कारण विलियम के बिजनेस पे बहुत ही असर पड़ रहा है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता लूका को कैसे रोका जाए। तभी विलियम के दिमाग में उस कंपनी को हराने का एक बहुत ही बढ़िया प्लान आता है। असल में विलियम लूका कंपनी की सभी डिटेल्स हैक करने का फैसला करता है ताकि वो उस डिटेल्स के जरिए उस कंपनी को बर्बाद कर सके, जिस वजह से विलियम इस काम के लिए आता है अरित्रो को मतलब अपने पास बुलाता है, क्योंकि विलियम ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि अरित्रो के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर पाता और इस काम के बदले वो अरित्रो को काफी सारे पैसे भी ऑफर कर रहा होता है, जिस पर पहले तो अरित्रो नहीं मानता उसकी बात, पर कुछ दिनों के बाद अरित्रो के मन में भी पैसों के लिए लालच आ जाता है और आखिर में वो मान जाता है विलियम की बात कि ठीक है मैं लूका कंपनी की डिटेल्स को हैक कर दूंगा। तो विलियम इस काम के लिए अरित्रो को शहर के बाहर एक बड़े से घर में लेकर जाता है जहां वो आराम से बैठकर अपनी हैकिंग बिछा सके। तो पहले तो कुछ दिन सब बढ़िया चलता है, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ गुंडे आकर अरित्रो से उसका फोन और लैपटॉप जबरदस्ती छीन लेते हैं, जिसको देखकर वो उन गुंडों पे बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में दोस्तों उन गुंडों से लड़ाई हो जाती है उसकी। फिर होना क्या था, मारपीट होती है। वो गुंडे अरित्रो को पूरी तरह से उस घर में बंद कर देते हैं, वो कुछ कर नहीं पाता। असल में वो गुंडे ये सब कर रहे थे विलियम के कहने पर, पता है, क्योंकि विलियम नहीं चाहता था कि काम खत्म होने से पहले किसी को भी अरित्रो के बारे में पता चले और इसीलिए विलियम अरित्रो के घर के बाहर चारों तरफ अपने गुंडे लगा देता है, जिससे अरित्रो पूरी तरह से घर में हो जाता है कैद। तो अभी तक की अरित्रो की ये कहानी थी। अब उन मैसेजेस को देखकर प्रतीक्षा के मन में और भी चिंता हो जाती है कि अरित्रो होगा कहाँ पे फिलहाल, क्योंकि अभी भी उसके पास उसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं है दोस्तों। तो ऐसे ही एक दिन वो अकेले में बैठकर अरित्रो के बारे में सोच रही होती है। उसी समय उसको अपने फोन पर अरित्रो का एक मैसेज दिखाई देता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में ही भर्ती हूँ और प्लीज मुझे बचा लो। असल में कुछ दिन पहले जब अरित्रो विलियम के गुंडों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो गुंडे एकदम आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। उनके बीच में बहुत ही लड़ाई होती है, जहां इस लड़ाई में अरित्रो के शरीर पर बहुत ही चोटें आ जाती हैं दोस्तों, और इसीलिए वो इलाज के लिए हॉस्पिटल में है। और यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि वो गुंडे गलती से अरित्रो को उसी हॉस्पिटल में लेकर गए जहाँ पर प्रतीक्षा पहले से काम कर रही है। हॉस्पिटल में अरित्रो की नजर प्रतीक्षा के ऊपर पड़ती है तो वो अंदर से बड़ा खुश होता है और फिर वो नर्स के फोन के जरिए उसको ये सभी मैसेज वगैरह भेजने लग जाता है ताकि किसी को भी अरित्रो के ऊपर शक न हो, क्योंकि फोन तो नर्स का है ना,
ये सारी बातें जानने के बाद प्रतीक्षा को आज जाकर थोड़ी खुशी मिलती है कि चलो कुछ तो मिला हिंट। आखिर में देखा जाए तो एक तरफ से अरित्रो का पता चली गया, लेकिन अभी भी उन गुंडों के चंगुल में वो पूरी तरह फंसा हुआ है दोस्तों। अब वो सोच नहीं पाती मैं किस तरह से आगे प्लान बनाऊं। फिर वो जाती है दोबारा से श्रीकांत के पास मदद मांगने के लिए। श्रीकांत कहता है कि अगर तुम्हें अपने पति की जान बचानी है तो तुम्हें उन गुंडों से लड़ना ही होगा, जिस पर प्रतीक्षा भी श्रीकांत की बात मानकर उन गुंडों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। पर दोस्तों ये काम प्रतीक्षा के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उन गुंडों को हराना कोई मामूली काम नहीं होता और इसीलिए श्रीकांत इस लड़ाई में प्रतीक्षा की मदद करने का फैसला करता है। वो साथ में गन भी रख लेते हैं और यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि प्रतीक्षा को पहले ही उसके पापा ने उसे गन चलाना सिखा दिया था, यानी कि वो गन चलाने में एक्सपर्ट होगी। लेकिन यहाँ अरित्रो के पास जाने से पहले प्रतीक्षा आयशा को अपने प्लान के बारे में सब बता देती है। तो आयशा भी उस लड़ाई में प्रतीक्षा की मदद करने का फैसला कर लेती है। ये देखकर उसको बड़ी खुशी होती कि चलो मेरे साथ और लोग हैं। फिर इनकी टीम पूरी तरह से हो जाती है तैयार। रात के समय वो सभी गुंडे अरित्रो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसे अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में आयशा उन गुंडों को रोककर उनका ध्यान भटकाने लग जाती है। और जब वो ध्यान भटका रही होती है, इसी मौके का फायदा उठाकर प्रतीक्षा उन गुंडों पे कर देती फायरिंग, जिस वजह से वो गुंडे और प्रतीक्षा के बीच में होती बहुत खतरनाक लड़ाई में तो प्रतीक्षा बहुत ही बहादुरी के साथ गुंडों का सामना कर रही होती है और आखिर में दोस्तों प्रतीक्षा एक एक करके सभी गुंडों को जान से मार डालती है, जिससे अरित्रो हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है आजाद। बहुत खुश होती है आज वो और खुशी के मारे अरित्रो को अपने गले लगा लेती है। आयशा और श्रीकांत भी दोनों को साथ देखकर बड़े खुश होते हैं। इस तरह सब कुछ बढ़िया हो जाता है और यहीं पर ये कहानी होती है दोस्तों खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।